morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज। आज मन कर रहा है, दिल कर रहा है जय जय राजस्थान। और क्यों ना हो, राजस्थान का राजस्थान स्थापना दिवस बिल्कुल सामने है। राजस्थान की जब बात करते हैं तो गौरव की बात आती है, यश की बात आती है, सम्मान की बात आती है, ताकत की बात आती है, बल की बात आती है, आत्मसम्मान की बात आती है और गर्व होता है। और मैं गर्व से कहता हूँ मैं राजस्थानी हूँ। और निश्चित रूप से ये आपको भी कहना चाहिए कि आप भी राजस्थानी हैं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी ताकत है। राजस्थान की माटी के अंदर जो चीज़ है वो किसी भी जगह नहीं मिलेगी। ये वीरों की धरती है, ये आत्मसम्मान की धरती है, ये भक्ति की धरती है, ये त्याग की धरती है, ये बलिदान की धरती है। यहाँ की कण कण में शंकर विराजमान है, इसलिए राजस्थान मेरा महान है। और निश्चित रूप से जब राजस्थान की बात करें तो आप भी जब बात करते हैं तो एक चेहरे पे मुस्कान आती है और गर्व होता है। जब हिंदुस्तान में आप कहीं किसी भी कोने में जाते हैं और ये बताते हैं कि हम राजस्थान से हैं, तो आपकी आवाज़ में एक ताकत आती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बोलने में ही वो मिठास है, वो एक ओजस्विता है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप की धरती ये रही है। आप सोच के देखिए, ये वो चेतक की धरती है जहाँ कहने की जरूरत नहीं चेतक ने क्या क्या काम किया, घोड़ा क्या क्या कर सकता है वो करके बताया। कहने की जरूरत नहीं, ये भक्ति की धरती है, मीरा की धरती है। ये कहने की जरूरत नहीं, पन्ना दाहे की धरती है जहाँ बलिदान की बात होती है। ये आत्मसम्मान की धरती है जहाँ मुगलों ने जब जब आक्रमण किए अपने आत्मरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, झुकना मंजूर नहीं किया, खुद को जलाना मंजूर कर लिया। प्रणाम करते हैं इन सबको। ऐसी शक्तियाँ हमारे राजस्थान की शान है। यहाँ के किले बात करें, यहाँ के रजवाड़े बात करें, यहाँ के महल बात करें तो अपनी स्थापत्य कला को लेकर इतने ज़्यादा मशहूर हैं। हिंदुस्तान में कोई बात करता है आप कहाँ से रहते हैं तो पहला सवाल आता है उसका, आप जयपुर में हैं? अरे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। दूसरा सवाल आता है हवा महल भी वहीं है, नाहरगढ़ का किला और जयगढ़ का किला भी वहीं है, चित्तौड़ का किला भी राजस्थान में ही है, तो उम्मेद पैलेस भी राजस्थान में है। क्या नहीं है राजस्थान में। और इस तरीके की स्थापत्य और शिल्पकला, और ये शिल्पकला के जो पारखी थे उनको भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये एक समुदाय विशेष थे जिसे कुमाऊँ जाति कहा गया। और इन लोगों ने जो जिस तरीके से हिंदुस्तान में काम किया, राजस्थान के वैभव को बढ़ाने का काम किया, ये अनुकरणीय है। और इसको इसी स्पीड से यदि हम आगे ले जाते रहे तो ये कला भी हमारे बचेगी। आज हम बात करेंगे इस शिल्प कला और इस स्थापत्य कला के विशेषज्ञ ताराचंद कुमावत से। ताराचंद जी, राजस्थान दिवस पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ताराचंद जी ये जो सारी चीज़ें चल रही है, आप लोगों की शिल्प कला, आपका स्थापत्य, कितने किले, कितने महल, कितना कुछ आपने राजस्थान को दिया है, उसके बारे में थोड़ा एक बार प्रकाश डालेंगे। आज राजस्थान में जो भी चीज़ विश्व का कोई लोग देखने आता है तो वो यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ के महल, यहाँ के किले, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ के मंदिर और यहाँ की हवेलियाँ, ये राजस्थान की स्थापत्य कला का एक ऐसा अनोखा उदाहरण है जो विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। और इस कला को के जो पार की जो हमारे जो पुरोधा हैं, इन्होंने इसका निर्माण इस सर्जन से किया है कि राजस्थान आज विश्व के पटल पर केवल इन किलों के कारण ही पहचाना जाता है। चाहे जयपुर का हवा महल हो, जयपुर के किले हो, चित्तौड़गढ़ के किले हो, चाहे जोधपुर का किला हो, चाहे जैसलमेर का किला हो, चाहे कुंभलगढ़ हो, और चाहे आप शेखावाटी की हवेलियां देख ले लीजिए। कुंभलगढ़ के किले के बारे में कहा जाता है ताराचंद जी कि वो चीन की दीवार से बड़ा है, ऐसा क्या है उसमें? नहीं, चीन की दीवार से बड़ा नहीं है, लेकिन चीन की दीवार से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा चौड़ाई में है कि उस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और उसको बनाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा था उस किले को। और महाराणा प्रताप का जन्म स्थल भी वही है। उसको महाराणा कुंभा के काल में, क्योंकि देखिए महाराणा कुंभा स्थापत्य राजस्थान की स्थापत्य कला के प्रगाढ़ पुरोधा थे। उनके समय में मेवाड़ में 32 किले, जिसमें 16 नए किले और 16 पुराने किलों का जीर्णोद्धार हुआ। उसके अलावा सैकड़ों बावड़ियाँ, सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों जलाशयों का निर्माण उस काल में हुआ। आप ये कह सकते हो कि राजस्थान की धरा पर वो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल था। मतलब आप सोच के देखिए दोस्तों, ये कल्पना से परे है। आपने नहीं कुंभलगढ़ गए हैं तो जरूर जाकर एक बार देखिएगा। 8 घोड़े जिस दीवार पर दौड़ सकते हो एक साथ, इतनी चौड़ी दीवार है। अब आप सोच के देखिए, इतनी चौड़ी दीवार सैकड़ों साल पहले किस तरीके से बनी होगी, वो भी पहाड़ के ऊपर जाकर। किस तरीके से सामान गया होगा, कौन लेकर गया होगा, क्या तकनीक थी उस समय। कोई उस समय ऐसा जिस तरीके का आज की टेक्नोलॉजी जितनी हावी है वैसा नहीं था, लेकिन इंच इंच की नाप थी।
हर चीज़ एक गुड़िया के अंदर होती थी और इतना सुंदर भव्य जब बन के आता था ना, तो लगता था, और जिसको आज भी हम हमारी एक विरासत के रूप में सहेज रहे हैं और गर्व से हम कहते हैं कि ये किला हमारे राजस्थान का है, यह विजय स्तंभ हमारे राजस्थान का है। हम उस प्रदेश के वासी हैं जहाँ जन्म लिया महाराणा प्रताप ने, जहाँ जन्म लिया माँ मीरा ने, जहाँ जन्म लिया हाड़ा रानी ने। और निश्चित रूप से देखिए ताराचंद जी, कई बार ऐसा लगता है कि जब हम राजस्थान से बाहर जाते हैं और सवाल आता है कि आप कहाँ से हैं, तब वो जो फीलिंग्स आती है, वो फीलिंग्स का कारण क्या है? तो देखिए, बाहर राजस्थान के बाहर हिंदुस्तान में ही आप आज से 20-30 साल पहले तक ये मानते थे कि राजस्थान यानी मरु प्रदेश, पूरी तरफ मिट्टी मिट्टी। लेकिन जो राजस्थान एक बार देख के चले गया, वो बार बार राजस्थान इसलिए आता है कि इसके कण कण के अंदर आज जिस तरह की स्थापत्य कला है, वो ऐसी कला विश्व के किसी भी इलाके में नहीं है। जयपुर का ईसर लाट की भी एक कहानी है जिसे हम सरगासुली कहते हैं जी। ये भी एक बहुत रोचक कहानी है। इसको निर्माण के लिए जब महाराजा ईश्वरी सिंह जी ने हमारे खोवाल जी को आज्ञा ये कहा कि एक इस तरह का निर्माण हो, तो जिस तरह की इस जो ईसर लाट का निर्माण है, आप देखिए कि वो 13 फुट के रेडिस में और 120 मंजिल का निर्माण करना, आज तो पूरे साधन है, उस जमाने में कहाँ साधन थे, और आज भी वो अटल खड़ी रहना, ये बहुत स्थापत्य कला की एक प्रगाढ़। उसमें बताया जाता है कि जो ईसर लाट है, सरगासुली जिसको कहते हैं, उसमें सीढ़ियाँ नहीं है, रैंप है पूरे में जी। तो पुराने जमाने में ऐसा क्या किया जाता था कि रैंप बनाने के पीछे कारण क्या होता था? रैंप का ये था, सीढ़ी वो रैंप इसलिए दी गई थी कि उसमें आसानी से लोग ऊपर तक जा सके, और उस ईसर लाट को में से देखने का पहले किसी को परमिशन नहीं थी। माधो सिंह के, महाराजा माधो सिंह के काल तक उसमें केवल राज परिवार के व्यक्ति ऊपर जाकर इस शहर को निहार सकते थे। कुछ समय के लिए इस पर आज़ादी के बाद इसमें कुछ दिनों के लिए छूट दी गई थी, लेकिन वापस बंद कर दी गई। और अभी इसका जो पुनर्निर्माण हुआ, उसमें जिस तरह की जो अनदेखी की गई, वो ये दिखाती है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का लोप हो रहा है। निश्चित रूप से आप देखिए, ये किलों की जब बात करें, बावड़ियों की बात करें, तो बावड़ियों, आभानेरी की बावड़ी जिसने नहीं देखी वो एक बार जरूर जाके देखिएगा, बांदीकुई के पास में है। उस बावड़ी के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? देखो, आभानेरी की बावड़ी ही नहीं, आप चाहे मालपुरा की बावड़ी को ले लीजिए। बावड़ियों का निर्माण, क्योंकि राजस्थान एक मरु प्रदेश था, पीने का पानी को सजोने के लिए वो किया गया था। तो राजा की क्या भूमिका होती थी कि भाई वो किस तरह की चाहते थे, इसी तरह की बावड़ी का निर्माण। अब जो आभानेरी की बावड़ी है, उसका जो निर्माण किया गया है, वो इस तरह का किया गया है कि उस तरह की बावड़ी आज पूरे विश्व में कोई दूसरी नहीं है। उसमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ यूं बनी हुई होनी, उसके अंदर जो पानी का जो आने का जो स्थान है, वो भी बड़ा अद्भुत है। जिस तरह की सीढ़ियाँ और मेहराब वगैरह दी गई है, इसका पानी का आने का भी जो रिस के पानी आता है, तो उसको ये देखिए कि अब जाके तो ये नहीं कह सकता, लेकिन रजवाड़ों के समय में उसका पीने का पानी एक अमृत के समान हुआ करता था। आपको ध्यान होगा शायद, जयगढ़ का किला बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है जयपुर में, और उस जयगढ़ के किले पे पानी का टैंक बना हुआ है, और वो पानी का टैंक पूरे साल भर पानी की आपूर्ति करता है वहाँ पर। जब पहले सैनिक हुआ करते थे या राजा महाराजाओं के परिवार रहा करते थे, तो वहाँ उस पानी के लिए उस पूरे इतने पहाड़ के ऊपर जाके वो टैंक का बनाना अपने आप में एक अद्भुत है, और आज भी वो टैंक जो है वो सुरक्षित चल रहा है। देखिए, टैंक बनाना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय के जो राजा रजवाड़े किस तरह का चाहते थे, तो उसी के अनुरूप उसको ढाला गया, और उसी के अनुसार जब वो टाँका बनाकर जितने भी महल की छतों का पानी है, उसको जिस मोरों के हिसाब से इस तरह से लाया गया था कि उस टाँके में गंदगी नहीं आए। ये स्थापत्य की जो कला है, वो केवल राजस्थान में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आज सारे शहरों के अंदर सरकारें कानून बना रही है कि बरसात के पानी का संग्रहण करिए। राजस्थान के अंदर ये व्यवस्था सैकड़ों साल से चली आ रही है। वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, यहाँ एक बूंद भी बरसात की को बेकार नहीं किया जाता, सारे छतों का पानी हार्वेस्टिंग के जरिए लेकर आया जाता है। ये राजस्थान की एक बहुत बड़ी खूबी है।
पूरा पश्चिमी राजस्थान में हम देखें, अब तो नहर आ गई, लेकिन पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर टाँके बने हुए होते हैं। टाँके मतलब अंडरग्राउंड वाटर टैंक। उन अंडरग्राउंड वाटर टैंक अभी से भी लाखों टाँके हैं, अभी भी लाखों टाँके हैं, और वही उनके पीने का माध्यम है। क्योंकि बिसलपुर का जिस नदियों का पानी जोड़ा गया वो इतना भी है। जिस तरह के दोहन राजस्थान के पानी का हुआ, राजस्थान का पानी धीरे धीरे आज कम से कम 300-400 फीट चले गया। मेरे जीवन काल में मैं जहाँ निवास करता हूँ झोटड़ा, उसमें करीबन 20 फुट पर पानी था, आज 400-500 फीट पर पानी चले गया। जिस तरह से दोहन किया गया, लेकिन पानी का जो स्रोत, उसको जो हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने थे वो राजस्थान में नहीं हुआ। और वही कारण है कि आज राजस्थान में केवल नदियों के आश्रित ही आज पीने के पानी पे हम टिके हुए हैं। हमने हमारी विरासत को छोड़ दिया। यदि हम उस विरासत को कायम रहते तो राजस्थान के अंदर कभी पानी की समस्या आती नहीं। आज बरसात का पानी करोड़ों करोड़ों लीटर रोज जब भी बरसात आती है पानी बहकर निकल जाता है, हम उसे संग्रहित नहीं कर पाते। लेकिन अब इस दिशा में सरकार ने भी काम शुरू किया है और वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया गया है। लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग किसी को सीखनी है तो वो है राजस्थान की, और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े देशों ने आकर बाकायदा रिसर्च भी किया है, आखिर इतना शुद्ध पानी पूरे साल भर कैसे मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इनसे, जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ के किले की जब बात आती है तो निश्चित रूप से बाँछें खिल जाती है। और वो बाँछें इसलिए खिलती है कि वहाँ आत्मसम्मान, आत्मरक्षा के लिए गुलाम बनना या किसी के सामने सिर झुकाना राजस्थान की वीरांगनाओं ने मंजूर नहीं किया। अपने आप का सर्वस्व निछावर करके अपने आप को ख़त्म करना मंजूर किया। यही वो किला है चित्तौड़गढ़ का, यही वो किला है विजय स्तंभ जिसमें है, यही वो किला है जिसमें माँ मीरा का मंदिर है, यही वो किला है जहाँ एक गुप्त गंगा भी है। अब इन सब विषयों पर हम जानते हैं ताराचंद जी से। चित्तौड़ का किला 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया, और एक चित्रकूट पर्वत पर इसका निर्माण हुआ, और इसको उस समय दक्षिण और पूर्व का द्वार कहा जाता था। धीरे धीरे ये अपने वैभव काल में अनेक राजाओं के राज देखते देखते कुंभा काल में जाकर इस किले का स्वर्णिम युग आया। और महाराणा कुंभा के समय इसमें जो जीर्णोद्धार किया गया वो अतुल्य था। और जीर्णोद्धार के साथ साथ ही इसमें 7 दरवाजों का निर्माण हुआ, जिनके अलग अलग नामों से। ये आखिरी जो दरवाज़ा रामपोल है, उसके बाद ये मतलब चित्तौड़ के किले में प्रवेश जो अंतिम द्वार है, उसके बाद ऐसा लगता है कि हम किसी शहर में आ गए। और आज भी ऐसा लगता है कि हम इस शहर में आ गए। राजस्थान के 2 ही ऐसे किले हैं जिस पर आज आबादी निवास करती है, या तो है चित्तौड़गढ़ का किला या जैसलमेर स्वर्ण फोर्ट। चित्तौड़गढ़ के किले की एक खास बात है कि चित्तौड़गढ़ का किला एक चिरकुटा पर्वत पर एक जिस तरह से इसका निर्माण किया गया कि करीबन 8-10 किलोमीटर के रेडियंस में बना हुआ है। और कुंभा काल में इस किले में इतना ज़्यादा काम हुआ कि इसमें जो 7 जलाशय बनाए, उसमें एक जो वहाँ का गुप्त गंगा जो टाँका है, उसको अगर आप देखोगे तो एक दीवार के सहारे ऐसा लगता है कि एक दीवार उस पानी को रोके हुई है। लेकिन जिस तरह की स्थापत्य जो कला है, उस कला का ही कारण है कि आज भी 700-800 साल बाद भी उसमें रिसाव नहीं आया। उसी तरह से महाराणा कुंभा ने गुजरात के अहमद खिलजी के खिलाफ जो युद्ध में विजय प्राप्त की गई, उस विजय की कोई चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने तत्कालीन जो वहाँ के राजमिस्त्री थे मंडन, उनको ये कहा कि वह इस तरह की एक ऐसी सौगात दें जिससे इस चित्तौड़ की विजय का वैभव अमर रहे। तो मंडन ने अपने साथी स्थापत्य कला के पुजारियों की देखरेख में 10 साल में इस जो विजय स्तंभ का निर्माण किया गया, इसमें कहीं भी चूने का रखा नहीं है। एक इंटरलॉकिंग के द्वारा इस विजय स्तंभ को बनाया गया। और इसके चारों तरफ जो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों का जिस तरह का चित्रण और जो किया गया वो एक अतुल्य है। और आज अगर लोग कहते हैं कि अगर 7वां आश्चर्य अगर किसी को कहा जाए तो वो विजय स्तंभ आप देखें कि इतनी ऊंची मीनार और आज भी सुरक्षित, और जिस तरह की उसमें जो कला है उसी वैसी कला आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से देखिए, कहीं भी सीमेंट का, कहीं भी चूने का उपयोग नहीं करके
पत्थरों का इस तरीके से इंटरलॉकिंग करके एक के बाद एक करके उसको एक नक्शे के साथ में बनाना और फिर वो विजय स्तंभ आज भी यादगार होना। राजस्थान के अंदर जब भी कभी ऐसी किसी समारोह में बात आती है तो पुरस्कार के रूप में भी वो विजय स्तंभ को प्रतीक के रूप में दिया जाता है, ताकि ये बता सके कि यहाँ का शौर्य। चित्तौड़ में एक चीज, चित्तौड़ किले में एक चीज और महत्वपूर्ण है, कुंभा स्वामी मीरा मंदिर। आप उसकी जो स्थापत्य कला की जो जिस तरह का उसका निर्माण किया गया है वो इस तरह का अतुल्य है कि आपको देखने में ऐसा लगता है कि मीरा सजीव हो उठेगी। इस तरह की बाहरी आवरण को देखने से महसूस होता है। निश्चित रूप से जब राजस्थान की बात करें तो बात खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अनंत यात्रा है राजस्थान की। राजस्थान के जिस तरीके से स्थापत्य है, यहाँ का शिल्प है, यहाँ का शौर्य है, यहाँ का वैभव है, यहाँ गौरव है, यहाँ की समृद्धि है। आप देखिए सबसे बड़ी बात कि राजस्थानियों की एक खास बात है कि राजस्थानी अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं, और राजस्थानी जब अपनी भाषा से प्रेम करते हैं तो कहा जाता है, राजस्थान में कहावत है, 30-40 किलोमीटर के बाद में भाषा बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है। आप मारवाड़ में चले जाइए, आपकी भाषा दूसरे तरीके की होगी। उदयपुर में चले जाइए, भाषा बदल जाएगी, मेवाड़ की दूसरी हो जाएगी। आप भरतपुर साइड में चले जाइए, ब्रिज आ जाएगा, ब्रज भाषा आ जाएगी। आप जयपुर में आइए, उसके आसपास आइए, ढूंढाड़ी आ जाएगा। सीकर, चूरू, झुंझुनू में चले जाइए तो शेखावटी आ जाएगा। जयपुर के और राजस्थान के जो भी लोग बाहर रहते हैं, चाहे वो मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, चाहे आसाम, गुवाहाटी, सिलचर साइड में रहते हैं, वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते। जब भी राजस्थानी आपस में मिलते हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, और यही हमारे यहाँ की मिठास है, यही हमारी खूबसूरती है। इसलिए हर कदम पे हमें गर्व है, हम राजस्थानी हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं जय जय राजस्थान। आप भी कहिए। गुरुगरम जी, हम 30 तारीख को राजस्थान दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। लेकिन राजस्थानी दिवस पर आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जब भी राजस्थान दिवस मनाते हैं तो राजस्थान दिवस का अर्थ होता है कि यहाँ के महल, यहाँ के गढ़, यहाँ के किले, यहाँ की बावड़ियाँ, इन्हीं को दर्शाते हुए राजस्थान का चेहरा हम विश्व पटल पे देते हैं। इसलिए राजस्थान की स्थापत्य बचेगी तो राजस्थान का नाम बचेगा। निश्चित रूप से राजस्थान की स्थापत्य, जब भाषा की बात आ रही थी तो भाषा का जो मिठास है उसको लेकर छोड़ते नहीं, आज भी अपना रखें। बस एक हमारी कमी है, राजस्थानी बहुत समय से मांग भी कर रहे हैं इस बात को कि राजस्थान की एक भाषा को, राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। और निश्चित रूप से ये जो बात करी अभी ताराचंद जी ने कि जब भी हमारे जैसे दिवस मनते हैं तो निश्चित रूप से बात आती है कि हमारे किला, यहाँ के स्थापत्य, यहाँ के शिल्प, ये दुनिया में हमारी पहचान बढ़ाते हैं। और हमें गर्व है कि हमारी शिल्प ऐसी है, हमें गर्व है, हमारे स्थापत्य हमारी मान और सम्मान को बढ़ाता है। इसलिए जब हम कहते हैं जय जय राजस्थान तो आप भी कहिए जय जय राजस्थान। हम फिर मिलेंगे जल्दी आपके साथ, यूं ही राजस्थान दिवस और राजस्थान की विशेषताओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।